आपको याद होगा ये 2008 का जो मुंबई का हमला हुआ था, इसके तुरंत बाद कुछ ऐसे बयान दिए गए थे जिनसे इसे तथाकथित हिंदुत्व आतंकवादियों या हिंदुत्व फोर्सेस से जोड़ने की कोशिश की गई थी कि कांग्रेस की सरकार की यह साजिश थी कि किसी तरीके से इसका दोष हिंदुत्व से जुड़ी ताकतों के ऊपर मर दिया जाए। उस वक्त की ताकतवर सरकार में बैठे लोगों के मन में यह बात थी कि किसी तरह देश के अंदर भगवा आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद, ऐसे शब्दों को गढ़ करके और ऐसी कहानियों को फ्लोट किया जाए ताकि इस बात को बल मिले कि भारत में हिंदू अतिवाद बढ़ गया है और वैसी कार्रवाइयों में भी शामिल है। और 2008 के मुंबई हमलों को भी उसी से जोड़ने की कोशिश भी हुई थी। What's called Hindu terror. The Home Minister today told a meeting of state police chiefs that saffron terror, as he called it, is a recently uncovered phenomenon that they have to watch out for, and a furious BJP later retaliated and said that Hindus were being deliberately targeted. The face is suspected of unleashing saffron terror. From well-planned terror attacks to inciting communal violence, this new phenomenon led by radical Hindu groups was raised by the Home Minister, a first for a meeting of state police chiefs. There is a recently uncovered phenomenon of saffron terrorism that has been implicated in many bomb blasts of the past. My advice to you is that we must remain ever vigilant and continue to build at the central and state levels our capacity in counter-terrorism. In the past 3 years, organizations such as Abhinav Bharat, Rashtriya Jagran Manch and Sanatan Sanstha have been implicated in blasts across the country. 5 people allegedly linked to Hindutva outfits were named in the 2007 Makkah Masjid blast case. Key accused in the Ajmer Sharif Dargah blast, Ramji Kalsangra, is believed to be a former RSS Pracharak. The 2008 Malegaon blast threw up names of 2 masterminds, a serving Army Lieutenant Colonel Purohit and Sadhvi Pragya Thakur, both linked to the Abhinav Bharat group. Last year's blast in Goa was blamed on the Sanatan Sanstha, a group the Maharashtra Anti-Terror Squad wanted banned. But the Home Minister's view that saffron terror is now a security threat has not amused the BJP, which accuses the government of targeting Hindus. सरकार के पूर्व अधिकारी आरवीएस मणि साहब सर 2006 से 2010 तक अंडर सेक्रेटरी के तौर पर उन्होंने गृह मंत्रालय में केंद्र सरकार में काम किया और वो जिस पद पर बैठे थे वो बहुत महत्वपूर्ण और संवेदनशील पद था। देश की खुफिया एजेंसियों के इनपुट्स उनके डेस्क तक आया करते थे, जिसकी बिना पर पूरे देश के अंदर अलर्ट्स जारी हुआ करते थे कि कहीं पर कोई आतंकवादी गतिविधि या कार्रवाई होने की आशंका तो नहीं है। और जिस पद पर वो थे उनका एक सीधा इंटरेक्शन अपने सीनियर अफसरों के साथ साथ देश के गृहमंत्री से भी हुआ करता था और उनके सामने कई गृहमंत्री रहे, चिदम्बरम साहब आपके वक्त में गृहमंत्री रहे थे और कुछ एक बड़े बड़े विवाद जो हैं वो उस वक्त के मणि साहब ने जो है उनका उद्घाटन किया था कि कैसे लश्कर तैयबा के आतंकवादी इशरत जहां और उसके साथ 3 अन्य लोग जो गुजरात एनकाउंटर में मारे गए थे उसको फेक एनकाउंटर करार किया जाए, क्योंकि उस वक्त नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, अमित शाह उस वक्त वहां के गृह मंत्री हुआ करते थे। और इसको लेकर अदालत के अंदर एक एफिडेविट दिया गया था भारत सरकार की तरफ से। 2 एफिडेविट दिए गए। पहले एफिडेविट में यह माना गया कि इशरत जहां और उसके साथी लश्कर तैयबा के आतंकवादी हैं, भारत की इंटरनल एजेंसियों का यह आंकलन है, खुफिया एजेंसियों का। 2 महीने के बाद दूसरा एफिडेविट जारी किया जाता है जिसमें कहा जाता है कि यह पुष्ट तौर पर नहीं कहा जा सकता कि ये लोग आतंकवादी थे। उस वक्त विवाद हुआ कि भारत की सरकार 2 अलग अलग एफिडेविट क्यों देगी और एक ही इनपुट की बिना पर यह कैसे एक बार कहा कि वो आतंकवादी थे और दूसरी बार कहा कि संदेह है कि आतंकवादी थे। इसका खुलासा मणि साहब ने अपनी किताब में भी किया और उन्होंने बाद में बताया कि कैसे उनको उस वक्त जो एसआईटी इस पूरे मामले की जांच कर रही थी उसके टॉप ऑफिसर ने उनको बुला करके टॉर्चर करके मजबूर किया कि आप कुछ बड़े लोगों का नाम लीजिए जिनके कहने पर वो पहला एफिडेविट जारी किया गया जिसमें उनको आतंकवादी बताया गया। कुछ लोगों ने मुझे टॉर्चर किया गया था कि तत्कालीन सफेद दाढ़ी और काली दाढ़ी का नाम लेके कहो इन्होंने ये करवाया, फेक इन्वेंटर करवाया, तो मैं आपको कुछ नहीं करूंगा, आपको जो राशि भी दूंगा वो भी एक पता नहीं डबल प्रमोशन क्या क्या हुआ था, अलग बात है। राकेश मारिया मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर, उनकी किताब आती है रिटायरमेंट के बाद और वो क्या लिखते हैं? वो लिखते हैं कि अगर अजमल कसाब जिंदा ना पकड़ा जाता तो देश में चर्चा यह होती कि एक हिंदू आतंकवादी ने इस सारे कांड को अंजाम दे दिया, क्योंकि उसने अपने हाथ पर कलावा बांधा हुआ था। उसकी जेब में एक आईडी कार्ड मिला था जिसमें उसको बेंगलुरु का नागरिक बताया गया था और एक स्टूडेंट बताया गया था। और डेविड कोलमैन हेडली बताता है कि वो मुंबई जब आया रेकी करने के लिए तो वो सिद्धि विनायक मंदिर गया और उसने वहां से 10-20 कलावा खरीदे जिसको उसने इन आतंकवादियों तक भिजवाया और वही कलावा बांधकर ये लोग आए थे। अब सबसे सनसनीखेज बात, उस वक्त भारत सरकार के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री AR अंतुले जो खुद महाराष्ट्र से आते थे, वो कहते हैं कि आईपीएस अफसर हेमंत करकरे को कामा हॉस्पिटल किसने भेजा, क्योंकि उनका वहां उनके होने की कोई वजह नहीं थी और उनकी मृत्यु की जांच होनी चाहिए क्योंकि वो तथाकथित हिंदू आतंकवाद से जुड़े मामलों की जांच कर रहे थे। उन्होंने कहा बहुत कुछ ऐसा है जो दिखाई नहीं दे रहा है। उनकी इस जांच की मांग को सेकंड कौन करता है? कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह। ये सारी बातें और इससे बढ़कर बहुत कुछ मणि साहब ने अपनी किताब हिंदू टेरर इनसाइडर अकाउंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में कहा है। तत्कालीन होम मिनिस्टर थे चिदम्बरम साहब, उनसे पूछिए तो ज्यादा इसमें रोशनी डाल सकते हैं। हमारे यहां से एक टीम गई थी उससे सवाल जवाब करने के लिए। वो तो एनआईए की टीम गई थी, जून 2010 में गई थी। अच्छा, 9 में पकड़ा गया था। 9 में पकड़ा गया था। उसके बाद जो है कुछ यात्राएं हुई थी। तत्कालीन गृह मंत्री जिनका भी मैंने नाम क्यों आपके सामने जिक्र किया था, वो गए थे यूएसए की यात्रा में, यूएसए कनाडा वगैरह की। ये 9 से 14 सितंबर के लगभग थी। उसके वापस आने के बाद
पहला उनका प्रतिक्रिया हुआ था कि इशरत जहां को टेररिस्ट किसने कहा था, वो पूरा वचन पत्र जो हलफनामा बोलते हैं, वचन पत्र को संशोधित करते हुए उसका पूरा सारांश को संशोधित करके एक नाम दिया एडिशनल एफिडेविट, अपर वचन पत्र, एडिशनल एफिडेविट। एडिशनल एफिडेविट में उन्होंने कहा था कि ये ठोस से कह नहीं सकते कि खुफिया एजेंसियों के रिपोर्ट के आधार पर कि वो आतंकवादी है, परंतु वो ये भूल गए थे कि उनके जो साथ दो लोग जा रहे थे, जीशन जोहर और अमजद राना जो थे, वो पाकिस्तानी थे जो एक बार कश्मीर से वापस जा चुके, फिर दोबारा इलीगली इंडिया में एंटर किए थे। उसके बारे में न कोई अपने, क्योंकि दूसरी जो एफिडेविट बनाई थी, पहला एफिडेविट पूरे सरकारी प्रक्रिया से बनी थी, प्रोसीजर से बनी थी, सेक्शन से बन के आई थी, सारे खुफिया एजेंसी का जितने भी रिपोर्ट थे हमने इकट्ठा किया, मैंने गाइडेंस की, जो भी ऑफिसर था उनको पूरा गाइड करके एक एक एफिडेविट ड्राफ्ट किया है। परंतु सेकेंड एफिडेविट ऊपर से टॉप डाउन तरीके से आई, एफिडेविट को डाइल्यूट किया गया था। तो ये जब यूएसए की यात्रा में क्या हुई थी, जो ऐसा क्या हुआ था, हमें तो कुछ नहीं मैं यही आपसे पूछना चाह रहा था, ये तीनों बातें कैसे जुड़ती हैं? मैं बताता हूं। डेविड हेडली और तबूर राना, आपने कहा उसके बाद चिदम्बरम साहब की यूएस की यात्रा हुई और आते ही उन्होंने कहा एफिडेविट बदल दो। 2016 में जब अबू जिंदल का जो ट्रायल चल रहा था, तो वही डेविड कॉलमैन हेडली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में एविडेंस देता है। ये फरवरी 2016 की बात है, मार्च 2000। उसमें वो कहता है कि इशरत जहान वॉज अ टेररिस्ट रिक्रूटेड, फिदाइन टेररिस्ट रिक्रूटेड, लश्कर-ए-तोयबा टेररिस्ट रिक्रूटेड बाय मुजामिल भट्ट, जो भी इनका हैंडलर था। हमने भी वही कहा था, मगर हमारा आधार ये था कि गजवाए हिंद के ये जो लश्कर जमायत दावा का जो माउथ पीस था, उसके रिपोर्ट के ऊपर जो 15 जुलाई 2004 को जो रिपोर्ट आई थी, उस आधार पे भी हमने कहा था। उसके अलावा और भी आधार थे हमारे पास, खुफिया एजेंसी के भी थे हमारे पास। ये तो डायरेक्ट था, वो क्लियर कहती है, तो हमें तो इस बात का वो है, फक्र है कि ये हमारी फिदाइन जो है वो शहीद हो गई। अच्छा, उस वक्त उन्होंने क्लेम किया था। बाद में जब चिदम्बरम साहब ने किया था, उन्होंने वो चीज़ पहला वाला चीज़ को डिनाई कर दिया। ये देखिए, तो ये किसके डिजाइन पे ये सारी चीज चल रही थी, ये पहले बात। फिर ये डेविड कॉलमैन हेडली, यही डेविड कॉलमैन हेडली के साथ साथ अगर पूरे ठोस तरीके से जिस तरह आज दोवल साहब ने किया था, तत्कालीन लोग करते, तो हमारे हाथ में उसी समय न केवल तबूर राना, डेविड कॉलमैन हेडली दोनों एक्स्ट्राडिशन के आ सकते थे, अगर यूपीए सरकार चाहती था। वही भारत सरकार का गृह मंत्री, उनके आपने नाम लिया, और वहां बैठे इतने महत्वपूर्ण लोग, इनका क्या इंटरेस्ट हो सकता है अपने देश के ऊपर हुए एक आतंकवादी हमले से जुड़े लोगों को न लाने में? बीजिंग ओलंपिक्स के टाइम पे तत्कालीन जो रूलिंग पार्टी थी, उनका प्रेसिडेंट अध्यक्ष का बेटा जो है, वहां जाके चाइना के साथ एक एमओयू करके आया। वो एक बिंदु है। बाकी हर चीज में अमन की आशा ग्रुप में सारे वो लोग थे जो ड्रग पेडलिंग को सपोर्ट करते थे। आपको मैं एक तथ्य बता दूं, साफ माँ के लोग आते थे, वो भी क्लियर ड्रग्स का पेडलिंग करते हुए पकड़े गए, मगर उनको रफा दफा कर दिया, प्रेस में बात आई नहीं। उसी तरीके से यहाँ क्रिकेट टीम 2006 चैंपियंस ट्रॉफी 16 अक्टूबर 2006, मैं तिथि भी बता रहा हूँ, जयपुर चैंपियंस ट्रॉफी मैच में, उसमें क्या किया, पाकिस्तान ने स्वयं एक्सेप्ट किया कि हमारे दो लोग ड्रग पेडलिंग कर रहे थे, शोएब अख्तर और मोहम्मद आसिफ या मोहम्मद सामी, कुछ ऐसे ही नाम था, मुझे अब नाम स्मरण में नहीं है, और उनको उठा के वापस भेज दिया रूट से। अब अरे भाई, तुमने आज तक आतंकवादी के लोगों को तुमने अपना जो बताया नहीं, ये कहाँ से एक्सेप्ट कर गए? मतलब इट वॉज अटेम्प्ट टू हाइड अ बिगर स्कैम, तो उन्होंने दो आदमियों को आपके एक एप्पल ट्री की तरह, ऑलिव ट्री ब्रांच की तरह पेश करके उनको ले गए। ये बिल्कुल भारत सरकार के तत्कालीन सरकार सांठगांठ की थी। ये 2006 की बात है। 2008 के बाद क्या हुआ, जब एक हमें तो पता चला, किसी फॉरेन न्यूज़पेपर के रिपोर्ट से ही संज्ञान हुआ था कि इसमें कोई राहुल नाम है। मुझे नहीं पता था राहुल नाम, मैंने कहा यार ये तो वाइस प्रेसिडेंट है। कहता नहीं यार, वो राहुल नहीं है, ये कोई फिल्म का बॉलीवुड के बड़े पर्सनैलिटी का बेटा है, राहुल भट्ट, बड़े पर्सनैलिटी का बेटा जो है, इनके साथ जाके टाटा, बाद में पूरा जब रिपोर्ट आई थी, ताज होटल में, ट्राइडेंट में, किचन तक जाके बैकडोर रूट, अगर ये सब इसलिए रेकी किया था ताकि अगर कोई संदर्भ ऐसा हो जाए तो उनको एस्केप करने के लिए आतंकवादी भाग सके। आई बिलीव, मुझे एक संदेह है कि आईएसआई और आईएनसी का फिक्स्ड मैच हो सकता है संभवतः। आईएसआई और आईएनसी का फिक्स्ड मैच हो सकता है संभवतः 26/11। चौथा बिंदु ये है, आईएसआई और आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस का फिक्स्ड मैच हो सकता है संभवतः। इसका पूरा जांच अगर दोबारा करें तो कई बिंदु और निकलेगा। अब देखो, तवाहुर राणा किसका नाम लेता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसका मैं अनुमान लेके बड़े वेटेड से वेटिंग। अंतुले के बारे में भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहता हूँ। वो एक कोली समाज के बहुत रिस्पेक्टेबल नेता थे। घोलाबा में उतर के जो अंदर से आए हैं, वो कोलीवाड़ा से आए। अनलेस एंड अनटिल वहाँ इंटरनल सपोर्ट ना हो, तो कोलीवाड़ा से संध्या काल में कोई भी आदमी, अजनबी, स्ट्रेंजर, वहाँ से पैदल आने से 50 लोग क्वेश्चन पूछेंगे। तो एक नहीं 10 आए। 10 आए और कम्युनिकेशन इक्विपमेंट और आर्म्स लेके आए। वीरेंद्र सहवाग की सेंचुरी चल रही थी। मैंने कहा कोलीवाड़ा का कल्चर समझो, बाहर बैठ के वो इकट्ठा टीवी देखते हैं। तभी किसी को पता नहीं चला, पूछा नहीं, किसी ने क्वेश्चन नहीं पूछा कि भाई तुम क्या करने आए हो यहाँ से। भाई आप अगर देखिए सारे घटनाक्रम को,
तो आपको एक स्पष्ट लाइन दिखेगी कि किसी तरह से कांग्रेस पार्टी और सरकार उस समय की डेस्परेट थी कि इस्लामी आतंकवाद के बरक्स एक जो है भगवा आतंकवाद का नैरेटिव खड़ा किया जाए। तो आतंकवाद की घटनाओं का क्रम देखिए, लगातार चल रहा था। ऐसे में जो माहौल बन रहा था वो कांग्रेस के खिलाफ बन रहा था। तो उसको अगर बैलेंस करना था, रोकना था, तो एक काउंटर नैरेटिव खड़ा करना था। भाई उनको कलावा क्यों पहनाया गया, उनको हिंदू आइडेंटिटी क्यों दी गई? क्या सारे जितने टेररिस्ट पकड़े जाते हैं, मारे जाते हैं, सबके पास हिंदू आइडेंटिटी होती है? कौन था जिसने ये सब कराया? तो कोई लोकल ही था ना, वो तो कोई पाकिस्तानी आके नहीं करा रहा था। और उसके अलावा फिर राहुल गांधी का बयान याद कीजिए आप, जो यूएस एम्बेसी में जाकर एम्बेसडर को बोले कि इस्लामी आतंकवाद से ज्यादा खतरनाक जो है वो सैफरन टेररिज्म है, कि इस्लामी आतंकवाद से ज्यादा खतरनाक जो है वो सैफरन टेररिज्म है। शिंदे का जो जयपुर अधिवेशन में कांग्रेस के बोले, उस समय गृह मंत्री थे, तो वो तो एक कदम और आगे चले गए। उन्होंने न केवल भगवा आतंकवाद की बात कही, उन्होंने कहा आरएसएस आर्म्स ट्रेनिंग देता है और हथियार देता है। तो एक पूरा पैटर्न दिखाई देता है। अब ये जो हिंदू टेरर या हिंदुत्व टेरर, हिंदू टेरर कुछ लोगों को लगा कि हिंदू टेरर बोलेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, तो उसको नया नाम दिया गया हिंदुत्व टेरर, फिर उसका नाम दिया गया सैफरन टेरर। ये शुरू कहां से हुआ? ये समझौता ब्लास्ट से हुआ, फिर उसके बाद ये मालेगांव से हुआ, फिर ये मालेगांव में दूसरा जो मोटरसाइकिल बम धमाका हुआ उससे हुआ। अब इसमें कौन कौन लोग हैं? ये दो ऑर्गेनाइजेशन के आसपास घूमता है, एक आरएसएस के आसपास घूमता है, एक अभिनव भारत के आसपास घूमता है, एक स्वामी असीमानंद के आसपास घूमता है। लेकिन जिस आश्चर्यजनक तरीके से उसके बाद 2008 तक ये आता है, क्या बोलते हैं, दंगा, माफ कीजिएगा, मुंबई हमला। और मुंबई हम जितने आश्चर्यचकित तरीके से 2006, 7, 2004, 5 के आसपास से सैफरन टेरर शब्द सुनना शुरू हुआ, उतने ही आश्चर्यचकित तरीके से जब सुशील कुमार शिंदे गिरे, उसके बाद से शब्द गायब भी हो गया। उसके बाद से स्वामी असीमानंद छूट गए, समझौता ब्लास्ट का हर आदमी छूट गया, साध्वी प्रज्ञा के खिलाफ अभी तक कोई केस नहीं बन पाया। मैंने फॉर आर्गुमेंट से मान लिया कि सैफरन टेरर होता था या हिंदुत्व के नाम पर आतंकवाद होता था, तो आज वो तमाम लोग गए कहां? क्या उस वक्त इनकी जांच में आपको ऐसा लगा कि जबरदस्ती कोई मैन्युफैक्चर करने की कोशिश? मैन्युफैक्चर कहाँ से शुरू हुआ? देखिए, छोटे छोटे शहर में ना एक छोटा सा वर्कर, एक वर्कशॉप थी, कोई देश पांडे वगैरह, नांदेड़ 20 अप्रैल 2006 को एक किस्सा हुआ। उस किस्से में वो उसको 20 अप्रैल, देखो कोई भी आतंकवादी हमला होती तो मुझे 24 घंटे के अंदर संज्ञान मिल जाता था, कोई संज्ञान नहीं। 20 अप्रैल को क्या हुआ? ये 1 जून 2006 में आरएसएस हेडक्वार्टर्स में एक अटेम्प्ट हुई थी, अटैक जो भी हुई थी, इसका रिपोर्ट बाहर आ गया। उस वक्त उसी दिन मेरे को दिग्विजय सिंह के साथ, जो अभी बाद में मुझे जो पता चला जिनका 26/11 में निधन हो गया था, जिनके उनके बारे में बात किया, वो भी उस वक्त बैठे हुए थे, वही कुछ पूछ रहे थे। शिवराज पाटिल अपने कमरे में बैठ के मुझे बुलाया, अपने सोफे में बैठे रहे, इधर दिग्विजय सिंह, उधर हेमंत करकरे, और वो हेमंत करकरे क्वेश्चन पूछा था कि हिंदू टेरर के केसेस क्या है। मैंने कहा जी मेरे पास तो कुछ नहीं है, मेरे पास तो सारे टेरर का पोर्टफोलियो आता है। मैंने कहा अगर हिंदू ऐसा कोई, और मैंने कहा जी टेरर हैज नो रिलीजन, ये तो सरकार की स्टेटमेंट थी, पॉलिसी है। कहते जब ऐसे देख के नहीं, और मेरे पास है भी नहीं, किसी भी इसमें कोई हिंदू नहीं है। आप कम्युनल जो नेशनल कम्युनल हार्मोनी वाला डिवीजन है, नेशनल इंटीग्रेशन एंड ह्यूमन राइट, वहाँ पूछ लीजिए। कहते नहीं मुझे टेररिज्म का चाहिए। मैंने कहा जी मेरे पास नहीं है, 3 घंटे में सेक्रेटरी पाकिस्तान गए, आ जाएंगे, उनसे पूछ ले। कहते नहीं आप ही से चाहिए। मैंने कहा मेरे पास तो है नहीं, मैं कहीं ढूंढ के मैन्युफैक्चर तो करूंगा नहीं। कहता ढूंढ निकालो। मैंने कहा जी मैं कोशिश करना। अगले दिन रिकॉर्ड किया, ऊपर मैंने ऑफिसर्स को इस बारे में संज्ञान करा दिया है, पहली बात। दूसरी बात, 10 दिन बाद हमारे पास केस आती कि 20 अप्रैल 2006 को ये नांदेड़ में टेरर अटैक हुई थी, वो कोई देश पांडे जी थे या जो भी थे, सबने कहता है ये हिंदू टेरर है। तो बाद में उसके जांच में पता चला कि वो एक फेक इंश्योरेंस क्लेम का केस था, परंतु क्योंकि उसका जो ओनर था वो बजरंग दल के ऑफिस में रेगुलरली जाता था, उनके फंक्शन में ज्वाइन करता था, तो इन्होंने सब कनेक्ट करके पहला हिंदू टेरर, और उसके बाद ज़्यादा संज्ञान हुआ नहीं, खत्म कर दिया वो डट केस। फिर 2007 समझौता ब्लास्ट में बड़ा क्लियर था कि उसमें इनपुट भी थी, क्लियर इनपुट थी कि नूरनगर में या बारोद, पता नहीं कहाँ कुछ लोग है पॉसिबली कुछ ऐसा कर सकते हैं। मैं वो नहीं बोला, कुछ वेस्टर्न यूपी और नूरनगर, आई डू नॉट नो वेयर, हरियाणा में सर, वो नहीं नूरनगर को जामिया हुआ है कोई जगह, तो पता नहीं कहा। कहता यहाँ पर कुछ लोग हैं, फिर भी अब डेट्स पता नहीं था, चले गए, ठीक है। फिर उसमें भी क्या किया, नॉट ओनली मी, भारती अरोरा थी उस वक्त, बाद में शी रिटायर्ड, शी क्विट वीआरएस एज आईजी हरियाणा गवर्नमेंट, आईपीएस ऑफिसर थी, एसपी रेलवे क्रीम थी। उसका भी इनिशियल जितने भी इनपुट्स आते थे, डायरेक्ट आते थे, तो उसमें यही कहा गया था कि दीज आर ऑल पाकिस्तानी पीपल, वो ला रहे थे, ये ला रहे थे। सम पाकिस्तानी पीपल वैस ऑल्सो टेकन इनटू कस्टडी बाय द हरियाणा पुलिस, बट ड्यू टू पॉलिटिकल इंटरवेंशन दे वर लेट गो।
ये हिंदू टेरर में हिंदू कोई पाकिस्तान भेज दिए गए। मैं एक बात- हिंदू टेरर में हिंदू कोई प्रताड़ना नहीं था। इसमें जो असली आरोपी थे उनको बचा के पाकिस्तान निकालना भी हुआ। लेकिन मैं एक वो लाइन बड़ा- सिर्फ एक लाइन सही कह रहे थे, 3 घंटे हम लोग इस पर बात सर, करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है एक लाइन, क्योंकि ये जो मामला था समझौता, इसमें अमेरिका ने बाद में कहा था कि इसमें एक पाकिस्तानी इन्वॉल्व था, आरिफ कस्मानी। बाद में आरिफ कस्मानी, और बाद में उसको इंटरनेशनल टेररिस्ट भी अमेरिका ने घोषित किया, क्योंकि उसके लेकिन बाद- भारत मानने को तैयार नहीं था कि हमने हमने नहीं माना। पाकिस्तान से जुड़े लोगों को जाने दिया। जाने दिया। आरिफ कस्मानी का और जाने नहीं दिया, उनको भिजवा दिया। Facilitate किया कुछ उनको। हिंदुओं को इम्प्लीकेट कर। आरिफ कस्मानी का एक बहुत इंटरेस्टिंग और बड़ा मजाक वाली चीज है, उसको एक ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट का है, आईएसआई ने उसको सुपारी दी, और क्योंकि हिंदुस्तान क्लेम कर रही थी कि हिंदू टेररिस्ट को पैसे नहीं दिए, इसलिए वो जाके अमेरिका में जाके रोया कि यार कहीं ना कहीं ये तो मैंने किया है। देखो आरोपी कह रहा है हमने करवाया है, हिंदुस्तान की सरकार कह रही थी तत्कालीन, कहता आपने नहीं किया, हमारे हिंदुओं ने किया। हमारे लोगों ने कर दिया। ये ये बहुत कहानी थी कैसे ये हिंदू टेरर या हिंदुत्व टेरर और सैफरन टेरर को पैदा किया गया हमारे देश में, कॉन्कॉक्ट किया गया। उसके कई किस्से उन्होंने आपने जिस व्यक्ति से सुने, इसी को कहते हैं टू हियर फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ, क्योंकि ये उस जगह बैठे थे जहां ये सारे इनपुट आते थे, खुफिया एजेंसियों की जितनी इनपुट होती थी उनकी डेस्क पर आती थी, और वहां से फिर वो ऊपर जाया करती थी। उन्हीं के मुख से आपने सब कुछ सुना है। क्या उस दौर में एक अनड्यू एम्फेसिस था कि ये उन केसेस पर तफ्तीश ज्यादा करो जिनमें हिंदू लोग पकड़े जाते थे? बिल्कुल था, और इसकी एक परंपरा थी। देखिए 2004 से पहले कोई हिंदू टेरर नहीं था, कोई संगठन ऐसा नहीं था जो हिंदू को टेररिस्ट बना रहा हो, या इसकी दूर दूर तक रिमोट पॉसिबिलिटी जिसको कहते हैं, मतलब वो अफवाह भी नहीं थी। अफवाह भी खबर तो नहीं थी, छोड़िए। ना किसी ने कहा था, भाई पाकिस्तान तक ने नहीं कहा था कि इस तरह की हरकत भारत के अंदर हो रही है। ठीक है, उसके बाद 2004 में यूपीए की सरकार आती है। मैं फिर यहाँ किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूं, मैं सिर्फ आपको हालात बता रहा हूं। सर को बहुत अच्छी तरह याद होगा, एक कम्युनल वायलेंस को लेकर बिल आने वाले थे, शिवराज पाटिल और यूपीए, और जिसमें लेफ्ट पार्टी सबसे अधिक आगे चल रही थी। उसमें क्या था, अल्पसंख्यक यानी मुसलमानों को दंगे के हालात में प्रोटेक्शन देने के लिए भारत की सरकार कानून बनाने वाली थी। उस पर नहीं, कहीं भी सांप्रदायिक दंगा होगा तो उसके लिए हिंदू जिम्मेदार By होगा। default, by बाय डिफॉल्ट default, हिंदू, हाँ, बिल्कुल majority और majority। वहां भी जहां वो माइनॉरिटी में है, मतलब कश्मीर में भी सांप्रदायिक दंगा वो होगा तो हिंदू- हिंदू जिम्मेदार और होगा। उस पर इतना बवाल हुआ सौरभ कि उसको फाइनली विड्रॉ करना पड़ा।